हेलो। जो आवाज आ रही है? हाँ जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट वेट बच्चों, 1 मिनट वेट करो बस। हमने क्लास चल रही है, अभी रुक जाओ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। ठीक है। मैंने आपको ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बता दिया था, इको मार्क बता दिया था, कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया था, क्योटो प्रोटोकॉल बता दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह कवर करा दिया ना मैंने आपको। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये भी कवर करा दिए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये भी कवर करा दिए थे आपको। पेरिस एग्रीमेंट भी कवर करा दिया था। आज मुझे जो आपको कवर कराना है ना, वो कवर कराना है सस्टेनेबिलिटी। इनकी टर्मिनोलॉजीज नहीं कराई ना मैंने अभी आपको ये? नहीं सर। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं हम सस्टेनेबिलिटी की मतलब से। देखते हैं सस्टेनेबिलिटी का मतलब। देखो, सस्टेनेबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? एवरीथिंग व्हाट वी नीडेड फॉर अवर सर्वाइवल, यानी इंसान के सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर जरूरी है, एयर जरूरी है, या अदर काइंड ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेज जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना, वो सब सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है। और अगर आप चाहते हो टू फाइंड समथिंग इज सस्टेनेबल, आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। यानी आप चाहते हो कि कुछ चीजें सस्टेनेबल रहें, तो कैसे रहेंगी? कैन आई डू दिस फॉर एवर? फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला जाए कि भाई आप ना प्लास्टिक्स को मल्टीपल टाइम्स यूज करो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक्स को डिकम्पोज होने में ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और अगर ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक प्लास्टिक हो जाएगी तो फिर पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन का एग्जाम्पल बन जाएगा ये, अगर आप उसको हमेशा नहीं कर सकते तो सस्टेनेबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? जो भी चीजें आपके सर्वाइवल के लिए आपको जरूरी है, वो सब सस्टेनेबिलिटी है। यानी कि आपने क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो करना है, वो ऐसे करना है कि आने वाली जनरेशंस के लिए उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। यानी जो वाटर है आपका, इसको इस तरीके से यूज करो जिससे कि आने वाली जनरेशन के लिए ये प्रिजर्व रहे। एयर कैसे प्रिजर्व रहेगी भाई? पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए। धीरे धीरे करके एयर की क्वालिटी खराब होती चली जाएगी, तो आने वाली जनरेशन के लिए बैड क्वालिटी ऑफ एयर मिलेगी। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी का सिंपल मतलब जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो, या फिर दूसरी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करेंगे, इस तरीके से प्रिजर्व करके चलेंगे जिससे आने वाली जनरेशन के लिए उनको प्रिजर्व करा जा सके। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके सामने दी गई हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल आर एनहेंसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल ना बढ़ता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग। और इसके काफी सारे कॉजेज क्या क्या हैं? टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, वेदर के अंदर चेंज आ रहा है, और इसी का नाम ग्लोबल वार्मिंग। और बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर, जो अंटार्कटिका वाला एरिया है ना, उसके ऊपर ओजोन लेयर के अंदर होल हो चुका है, और वहां से क्या हो रहा है, सन रेज डायरेक्टली अंटार्कटिका के अंदर आ रही हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं।
और पानी बन रहे हैं, और अगर ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे तो पृथ्वी पे पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो सब लोग डूब सकते हैं। वो खतरा बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का, टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड बढ़ता चला जा रहा है। तभी इसका नाम ना ग्लोबल वार्मिंग है। वार्मिंग का मतलब है गर्म होना, यानी जो हमारा ओशन है ना वो गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो आप गर्मी का लेवल देख ही रहे हो कि गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो आप आगे की तरफ दूसरी टर्मिनोलॉजी, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफिशियली फेक ग्रीन प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो ऑफिशियली तो फेक है, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है, हरा भरा प्रोडक्ट है। अब कोई प्रोडक्ट ऑफिशियली फेक ग्रीन कैसे हो सकता है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये देखो, इसका मतलब है, इट इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग द फ्रॉड मेड बाय कंपनी व्हेन दे प्रिटेंड दे हेल्प एनवायरनमेंट। यानी ये डिस्क्राइब करता है जो फ्रॉड कंपनीज के द्वारा करा जा रहा है, जब कंपनीज के द्वारा बोला जाता है कि ये लोग एनवायरनमेंट की हेल्प कर रहे हैं बाय यूजिंग ग्रीन मार्केटिंग। और ग्रीन मार्केटिंग का मतलब क्या है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर लिखा मिलेगा केमिकल फ्री, आपको लिखा मिलेगा अर्थ फ्रेंडली, बायो, नॉन टैक्सिक, सर्टिफाइड ग्रीन, नेचुरल, इको। जब इस तरीके के आपको शब्दों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना कि आपके साथ ग्रीन वॉशिंग करी जा रही है। यानी ये लोग बोलना चाहते हैं कि हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहे, लेकिन क्या कोई भी प्रोडक्ट नेचुरल है? नहीं है। नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक तो है ही सब जगह, बायो नो, अर्थ फ्रेंडली भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, केमिकल फ्री भी नहीं है, इको फ्रेंडली भी नहीं है। तो यानी कि हर प्रोडक्ट के द्वारा कुछ ना कुछ हार्म तो पहुंचाया जा रहा है। तो जब ऐसी टर्मिनोलॉजीज उन प्रोडक्ट के आगे एक्चुअल में लिखी होंगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारे साथ क्या करा जा रहा है, ग्रीन वॉशिंग करी जा रही है। यानी बेसिकली कंपनीज के द्वारा एक फ्रॉड करा जा रहा है जब ये लोग वो बोलते हैं कि हम एनवायरनमेंट की मदद करते हैं ग्रीन मार्केटिंग करके। यानी कि लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा रहा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। अब दूसरा अगली टर्म आता है एनर्जी स्टार। इस तरीके का स्टार आपने अपने अप्लायंसेस के ऊपर देखा होगा। वॉशिंग मशीन खरीदोगे, टीवी खरीदोगे या रेफ्रिजरेटर खरीदोगे, कुछ भी अप्लायंसेस आप अपने घर में खरीदोगे ना, उस पर एक एनर्जी स्टार आता है, जिसके ऊपर एक स्टार बना होगा, किसी पे दो होंगे, किसी पे 3 स्टार, किसी पे 4 स्टार, 5 स्टार। बेसिकली क्या करा जाता है, इस स्टार जितने ज्यादा स्टार होंगे ना, वो उसका मतलब होगा उतनी ज्यादा बिजली बचाएगा। तो एनर्जी स्टार इसको बोला जाता है। इसका क्या मतलब है, एक प्रोग्राम दैट इवेल्युएट द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल एसी या रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, या वॉशिंग मशीन, या जो भी ऐसा हो सकता है, आपका माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी बेसिकली अप्लायंसेस के लिए यूज करा जाता है ये। और इसका मतलब क्या है, कितनी एनर्जी एफिशिएंसी, कितनी एनर्जी वो लेने वाला है, उसके बारे में बताता है। जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी ज्यादा लाइट की सेविंग होगी, जितने कम स्टार होंगे उतनी कम लाइट की बचत होगी। तो ये होता है हमारा एनर्जी स्टार, ये भी आपने देखा होगा टर्मिनोलॉजी में। अगली टर्मिनोलॉजी देखो आपके सामने है एथिकल कंज्यूमरिज्म। सबसे पहले दो टर्म है इसके अंदर, एक शब्द है एथिक्स, दूसरा है कंज्यूमरिज्म। क्या मतलब है, कंज्यूमर का मतलब है द बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर मेड एथिकली। यानी एथिकल कंज्यूमरिज्म क्या है, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना जो कि कैसे बने हुए हैं, एथिकली। और एथिकली मेड प्रोडक्ट कौन से होंगे, जो एनवायरनमेंट को कम हार्म पहुंचा के बने हैं, जो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचा के बने हैं। नुकसान तो पहुंचाएगा हर एक प्रोडक्ट, लेकिन जिसने कम नुकसान पहुंचाया है वो एथिकल प्रोडक्ट है। या फिर जिसने लेबर को कम से कम एक्सप्लॉइट करा है, वो आपका एथिकल कंज्यूमरिज्म का पार्ट है। ठीक है, देखो, द बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर मेड एथिकली, यह है आपका एथिकल कंज्यूमरिज्म। और एथिकली मेड प्रोडक्ट कौन से हैं, एथिकली मेड प्रोडक्ट आर दोज मेड विद द लीस्ट हार्म टू द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को कम हार्म पहुंचा के बने हैं, एंड एनिमल्स, एंड नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन लेबर। यानी इंसान या इंसानी लेबर को कम से कम नुकसान पहुंचा के जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको हम एथिकल मेड प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसी का नाम क्या है, एथिकल कंज्यूमरिज्म है। यानी ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना जो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचा के बने हुए हैं, उनको जब आप खरीदोगे, दिस इज कॉल्ड एथिकल कंज्यूमरिज्म। ये एथिकल कंज्यूमरिज्म की डेफिनेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखो आप, क्रेडल टू ग्रेव। इसका मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की लाइफ उसके क्रिएशन से लेके उसके एंड यूज तक, यानी जितना भी टाइम पीरियड तक वो यहाँ पे रहेगा, जिस दिन उसको बनाया गया,
ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्रेडल टू ग्रेव। यह है क्रेडल टू ग्रेव का सिस्टम, ठीक है ना। किसी प्रोडक्ट की लाइफ उसके क्रिएशन से लेके एंड यूज तक, ठीक है। अब देखो, क्रेडल टू क्रेडल इसका क्या मतलब है? यूजिंग एंड यूज प्रोडक्ट एज द सोर्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि कोई आपने प्रोडक्ट को यूज कर लिया, लेकिन उस एंड प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए एज अ सोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है इस चीज का, कि भाई एंड प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के लिए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल क्या आ रहा है आपके सामने। सपोज ये एक टी शर्ट है, इस टी शर्ट को आपने क्या करा, बायोडिग्रेड करा। बायोडिग्रेड करने के बाद कंपोस्ट करा, यानी कि कंपोस्ट बना दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। कंपोस्ट करने के बाद इसको खेतों में आपने डाल दिया, खेतों में डालने के बाद क्या होगा, यहाँ से कॉटन उगेगी, और कॉटन को आप कलेक्ट करोगे, और कॉटन को कलेक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चर करोगे, फिर से नया कपड़ा बना लोगे। यानी आपने क्या करा, एंड प्रोडक्ट को खत्म, जो प्रोडक्ट हो रहा है जिसको आपने यूज कर दिया है, अब आप यूज नहीं करना चाहते, उसको बायोडिग्रेड करा जाएगा। उसको बायोडिग्रेड करने के बाद उसको कंपोस्ट करा जाएगा, और कंपोस्ट करने के बाद कॉटन उसमें उगेगी, उसको रिकलेक्ट करा जाएगा, और देन उसको फिर से मैन्युफैक्चर करके टी शर्ट बना दी जाएगी। तो यह रहता है आपका क्रेडल टू क्रेडल, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप एंड प्रोडक्ट हो चुका है, और उसको बाद में आप एक न्यू प्रोडक्ट की तरह से यूज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्रेडल टू क्रेडल। क्रेडल टू ग्रेव में क्या था, क्रिएशन से लेके उसके एंड यूज तक की जो लाइफ थी, क्रेडल टू ग्रेव था, यानी जिस दिन बनाया गया, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाया गया और जब आपने उसकी एंड करके यूज कर लिया, इस लाइफ का पीरियड, और इसकी एंड होने के बाद इसको एक नया प्रोडक्ट में यूज कर लिया, वो आ जाएगा आपका क्रेडल टू क्रेडल। तो दीज आर द टू टर्मिनोलॉजीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जो बिल्कुल सेम सेम है, जो इसके रिवर्स में है, ठीक है। आगे बढ़े, आवाज आ रही है ना बच्चों आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, कार्बन फुटप्रिंट। देखो, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है, यानी एक जो इंसान है ना, वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी CO2 को एमिट कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा कितनी कार्बन को प्रोड्यूस करा जा रहा है, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट है, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कितनी कार्बन उसके लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, एस्टिमेट ऑफ हाउ मच कार्बन इज प्रोड्यूस टू सपोर्ट योर लाइफ स्टाइल, यानी आप अपनी जिंदगी को जीने के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन को एस्टिमेट कर यूज कर रहे हो, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्यूल को यूज करते हो, आप किसी वेस्ट, उसकी वजह से भी CO2 जनरेट होती है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, या CO2 का इमिशन, या वाटर को जब यूज करते हो, तो किसी भी तरीके से जब आप इन फैक्टर्स को देखते हो, और इनसे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर एमिट होती है, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, ऑफसेट। ऑफसेट भी अभी आने वाला है, अगली टर्मिनोलॉजी मेरी कार्बन ऑफसेटिंग रहेगी, तो वहां पे कवर हो जाएगा कि कार्बन ऑफसेट इसका फैक्टर कैसे है, यानी किसी भी पर्सन की लाइफ स्टाइल को जीने के लिए उसके द्वारा, यानी अगर वो बस में आ रहा है, जा रहा है, घर में AC चला रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, पानी का यूज कर रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वो सब कार्बन फुटप्रिंट का पार्ट बन जाएगा एक पर्टिकुलर पर्सन का। अब हम अपने घर के अंदर रेफ्रिजरेटर भी यूज करते हैं, हम प्लास्टिक्स भी यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए, सपोज जैसे आप अपनी कार लेके ट्रैवल कर रहे हो, तो जहां पे पॉसिबल है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने रेफ्रिजरेटर को लो पे सेट कर सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक्स को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, तो कुछ हद तक आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है ना पर्टिकुलर पर्सन का, वो रिड्यूस हो जाएगा। ये कार्बन फुटप्रिंट इसको नाम दिया गया है। इसके बाद आता है कार्बन ऑफसेटिंग, यानी कि कार्बन जितनी प्रोड्यूस करी जा रही है ना, उसको कम भी करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, यानी यूज टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ कार्बन दैट एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन एमिट इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी एक पर्सन के द्वारा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर जो इमिट करी जा रही है, उत्सर्जित करी जा रही है, उस अमाउंट को रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस करा जा सकती है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने नीचे की तरफ, देखो। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लाइट अगर जाती है, तो कम से कम मान के चलो 2268 kg CO2
एमिट करती है एनवायरनमेंट के अंदर 2268 kg CO2। अगर आप इसको ऑफसेट करना चाहते हो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? 6 ट्रीज लगाने पड़ेंगे पर पैसेंजर पर राउंड ट्रिप फ्लाइट। यानी एक राउंड ट्रिप फ्लाइट के लिए कम से कम, एक फ्लाइट के अंदर आप देखते हो 250, 300, 400 तक पैसेंजर होते हैं, और पूरे दिन के अंदर 24 घंटे फ्लाइट्स चलती हैं। कितनी सारी फ्लाइट्स चलती हैं? अगर इस हिसाब से देखो तो कई लाख के हिसाब से आपको डेली बेसिस पे पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफसेट किया जा सकता है। क्या पर पैसेंजर इतने पेड़ कंपनीज के द्वारा या हमारे द्वारा लगाए जाते होंगे? आंसर इज नो, नहीं लगाए जाते। तो कार्बन को ऑफसेट, जैसे आप देखते हो ना, सड़क पे भी चलते हो तो बीच में आपने पट्टी देखी होगी, वहां पे पेड़ पौधे लगे होते हैं। क्यों उस पट्टी के अंदर बीच में पेड़ पौधे लगे हुए हैं? क्योंकि भाई सड़कों पे जा रहे हो, ट्रैफिक चल रहा है, कार है, बाइक है, ट्रक है, तो यहाँ से CO2 जनरेट हो रही है, एमिट हो रही है एनवायरमेंट के अंदर, आपको धुआं धुआं दिखाई देगा अगर वो प्लांट्स ना हो। चारों तरफ भी पेड़ लगे होते हैं, साइड में भी पेड़ लगे होते हैं, बीच में भी पेड़ लगे होते हैं। तो ये पेड़ क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, इस कार्बन को ना ऑफसेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम कार्बन को ऑफसेट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांटेशन करना पड़ेगा, तभी इस कार्बन को ऑफसेट किया जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन हमारे द्वारा ही एमिट करी जा रही है एनवायरनमेंट में, और अगर हम इसको ऑफसेट करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जो कार्बन एमिट करने वाली चीजें हैं उसको आप यूज कम से कम करो, लेकिन अब एमिट होगी ही होगी एनवायरनमेंट के अंदर, समझ रहे हो? तो हम जहां पॉसिबल हो सकता है वहां पे कम यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जहां पे हमारा काम नहीं चलेगा, तो वहां पे तो कार्बन एमिट होगी ही होगी एनवायरनमेंट के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक कार्बन ऑफसेटिंग तक किसी को भी? No, sir. नो सर। अब देखो अगली टर्मिनोलॉजी, आप अगला आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या इस डायग्राम को समझ के कोई एक्सप्लेन करेगा क्या कहना चाहता है ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? देखो यहाँ पे लिखा है स्क्रीन फॉरेस्ट लैंड, यहाँ पे लिखा है एनर्जी लैंड, यहाँ पे लिखा है ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पे लिखा है अर्बन लैंड, यहाँ पे फसलों वाली लैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है फिशिंग लैंड। यानी कि वाटर है, ये सी है, और एक इंसान का फुटप्रिंट आ रहा है यहाँ पे। तो क्या मतलब होगा इसका इकोलॉजी के फुटप्रिंट का? कि आगे बढ़ने के लिए हम जो हमारा ग्रास लैंड और फॉरेस्ट है उनको खत्म करके आगे निकल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। दिस वन। देखो मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा। इसका मतलब है कि भाई हम टोटल लैंड एंड सी कितना अवेलेबल है, टोटल लैंड एंड सी, चाहे वो किसी भी तरीके की लैंड हो, चाहे उस पर खेती हो रही हो, चाहे उस पर फॉरेस्ट हो, या ग्रेजिंग लैंड हो, या फसल हो रही हो, या फिशिंग लैंड हो। यानी टोटल लैंड एंड सी, या फिशिंग वाली जो लैंड है ये समुद्र है, समुद्र के अंदर मछली पालन रहता है। तो टोटल लैंड एंड सी कितनी अवेलेबल है, और एक पर्सन के द्वारा कितना लैंड एंड सी को यूज करा जा रहा है, दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पर्टिकुलर पर्सन का यूजेज कितना है, उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का नाम देंगे। देखो इसकी डेफिनेशन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट is a resource accounting tool that measures how much biological productive land and sea is used by a given population or activity। यानी कितना पॉपुलेशन के द्वारा उसको यूज करा जा रहा है, एंड कंपेयर्स दिस टू हाउ मच लैंड एंड सी इज अवेलेबल। यानी कितना लैंड एंड सी अवेलेबल है, और जो हमारी पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन के द्वारा वर्ल्ड वाइड कितना इसको यूज करा जा रहा है, वो नाम दिया जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। यानी हाउ मच इज अवेलेबल एंड हाउ मच इज यूज्ड, जितना यूज करा जा रहा है और कितना अवेलेबल है, इसको हम नाम देंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये कंप्लीटली सी, लैंड, फॉरेस्ट लैंड, हर तरह की लैंड अवेलेबल है, तभी इसमें बोला गया है हाउ मच बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड एंड सी इज यूज्ड बाय द गिवन पॉपुलेशन और एक्टिविटी, और कितना टोटल लैंड एंड सी अवेलेबल है, तो इसको नाम दिया जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब अगर हम किसी पर्सन का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ अ पर्सन इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग ऑल द बायोलॉजिकल मटेरियल कंज्यूम, जितना भी बायोलॉजिकल मटेरियल उसके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, एंड ऑल द बायोलॉजिकल वेस्ट जनरेटेड, और उसको कंज्यूम करने के बाद जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा इन अ गिवन ईयर, दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ अ पर्सन। यानी एक पर्सन ने जितना भी बायोलॉजिकल मटेरियल कंज्यूम करा और जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट जनरेट करा, वो उस पर्टिकुलर पर्सन का
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कराएगा। तो हमारा किसी पर्सन के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट टॉपिक है। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट टॉपिक क्या है, कितना लैंड एंड सी अवेलेबल है और कितना लैंड एंड सी यूज करा जा रहा है, दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। अब जो इसमें लास्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो आता है लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट की लाइफ कैसे डिसाइड होगी। सबसे पहले आएगा आपके पास रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट करके कंपनी के गेट पे पहुंचाओगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से। फिर इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद ये फिनिश गुड्स बन के तैयार हो जाएगा। फिनिश गुड्स बनने के बाद इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले होलसेलर पे करेंगे, होलसेलर रिटेलर को करेगा और रिटेलर कंज्यूमर को देगा और कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा और इसकी लाइफ एंड हो जाएगी। दिस इज नोन एज लाइफ साइकिल असेसमेंट। यानी एक प्रोडक्ट की लाइफ रॉ मटेरियल से लेके उसको एंड यूज करने तक जितना भी प्रोसेस का टाइम पीरियड रहेगा उसको हम लाइफ साइकिल असेसमेंट का नाम देंगे। यानी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द यूज ऑफ इट्स रॉ मटेरियल टू इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ इज यूजफुल लाइफ, दिस इज नोन एज लाइफ साइकिल असेसमेंट। यानी कोई प्रोडक्ट कैसे बना भाई, सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करोगे, उसको कंपनी के गेट तक पहुंचाओगे, फैक्ट्री तक पहुंचाओगे, वहां पे प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन करने के बाद क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, होलसेलर को दोगे, रिटेलर को दोगे। उसके बाद रिटेलर आगे कंज्यूमर को देगा, कंज्यूमर उसको यूज करेगा, प्रोडक्ट की लाइफ एंड हो जाएगी। तो जितना भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा इस बीच के अंदर, इसी का नाम दिया जाएगा लाइफ साइकिल असेसमेंट। ये था हमारा टॉपिक लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो दीज आर द फ्यू सस्टेनेबिलिटी टर्मिनोलॉजीज जो हमने अभी यहाँ पे कवर करी। लास्ट में देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें वैसे भी कवर करनी थी, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर भी कवर है। इसका मतलब क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला, बायो का मतलब होता है वैरायटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएबिलिटी। यानी कि जो हमारी अर्थ है ना, इस पे क्या है, वैरायटी भी है और वेरिएबिलिटी भी है। तो आप देख सकते हो कि पानी के नीचे रहने वाले जीव जंतु की लाइफ अलग अलग है, वैरायटी भी है और वेरिएबिलिटी भी है। और ऊपर अर्थ के ऊपर भी आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, यानी पानी के नीचे जो लोग रहते हैं और जो पानी के ऊपर रहते हैं, इनकी लाइफ को भी हमें सेव करके चलना है, प्रोटेक्ट करके चलना है। और इसलिए इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमने अडॉप्ट करा था रियो सब्मिट में 1992 के अंदर। अब इसके बाद एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो हुई थी आपकी 21 मार्च 1994 को, जिसका पर्पस क्या था, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस। यानी ग्रीन हाउस गैसेस को देखो रिड्यूस करना नहीं है, स्टेबलाइज करना। यानी जितनी है उतनी ही रहे, बढ़िया है, बढ़े ना, ये इंक्रीज ना हो, रिड्यूस नहीं भी हो रही तो बढ़े ना। तो इसको एग्री करने के लिए, इसको कम करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए कितनी कंट्रीज ने हाथ मिलाया था, 197 कंट्रीज that have ratified the convention called party to the convention। यानी कि इस पार्टी की, इस कन्वेंशन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर 197 कंट्रीज एग्री हो गई थी कि ठीक है, हम ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करेंगे। अब जो इसमें साइन कराना कंट्रीज ने, उस ग्रुप को ना हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा, तीन ग्रुप में डिवाइड करा। कैसे कैसे डिवाइड करा, एक ग्रुप बनाया इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का जहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है, दूसरा ग्रुप बनाया डेवलप कंट्री का जो कि डेवलप्ड हो चुकी हैं, तीसरा ग्रुप बनाया डेवलपिंग कंट्रीज का। तीनों के लिए अलग अलग था, क्या था वो देखो आप तीनों के लिए। जो डेवलप कंट्रीज हैं, सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, इन लोगों ने एग्री करा टू रिड्यूस देयर एमिशन ऑफ CO2 टू द टारगेट लेवल बिलो देयर 1990 एमिशन लेवल। अगर आपको याद आ रहा हो, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी तो यही था कि 1990 का जो लेवल था उससे 5% तक रिड्यूस करना है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल भी इसी के बाद इसलिए तो आया कि क्योटो इसमें हो नहीं पाया, क्योटो के अंदर फिर अगेन बनाया गया, ठीक है। तो देखो, डेवलप कंट्रीज का काम क्या था, डेवलप कंट्रीज का काम था विच हैव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। यानी जो कंट्रीज डेवलप है ना, उनको पैसा देना था डेवलपिंग कंट्रीज को। और डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट देयर कमिटमेंट अनलेस डेवलप कंट्रीज सप्लाई एनफ फंडिंग। यानी जब तक इनको एनफ फंडिंग नहीं मिल जाएगी तब तक ये इसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं करेंगे, इनका ये पर्पस था। तो इस तरीके से हमारा ये पर्पस था जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कन्वेंशन हुई थी, ठीक है।
क्लियर है ये चीज? Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बताता हूँ। देखो 1994 के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बुलाई गई थी। 197 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, और पार्टिसिपेट करने के बाद इन कंट्रीज को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करा गया। 3 हिस्से कौन कौन से थे? इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने बोला ठीक है हम 1990 के लेवल से इसको कम करेंगे। दूसरा, डेवलप कंट्रीज ने बोला कि भाई हम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। और डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या बोला कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमें फंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस वाज। अब मैंने ना आपको टेस्ट भेजा था, एक बोला था आप करना, आपने वो करा एनवायरमेंट का? 5 क्वेश्चंस थे, अभी मैंने ग्रुप में मैसेज किया है जिसको। फिर मैसेज कर रहा हूं, एक बार देखो, नहीं करें तो 5 मिनट 2 मिनट का टाइम लो बस। पांच मिनट का टाइम लो, मुझे बता दो जल्दी से फटाफट। 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जल्दी से करो। हेलो बच्चों, करे क्या? यस सर। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन एम ऑफ यूएनएफसीसी? अभी कराए जस्ट। ऑप्शन ए सर। सर ऑप्शन यस, ए। ऑप्शन ए, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस।
Which convention adopt for the production of ozone layer? Sir, Vienna. Montreal Protocol. Montreal, सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल Montreal, sir. प्रोटोकॉल के अंदर हमने ओजोन लेयर की बात करी थी। अर्थ समिट किससे डील करता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? ऑप्शन डी। Sir, D. डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे ही हैं। सस्टेनेबल एनर्जी क्या है? ऑप्शन सी। बोथ ए एंड बी, ठीक Sir, है ना? both A and B. किसी का गलत तो नहीं है इसमें? आसानी थे क्वेश्चन। यस सर सर। एक बार थर्ड का बताना। Sir, third question एक बार। एक सेकंड बच्चे, बस थर्ड देख लूं मैंने बैक कर दिया। थर्ड है अर्थ समिट इज डील्स विद। देखो मैंने आपको कराया था एक टॉपिक, जा रहा हूं मैं आपको वहां से देख लेना। अर्थ समिट ना काफी सारी चीजों से डील करता है, दिखाता हूं कहां पे है ये देखो, यहाँ पे हमारा था टॉपिक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसकी प्लेस रियो थी। रियो को ही अर्थ समिट बोला जाता है, ठीक है ना? यानी रियो समिट इज आल्सो नोन एज अर्थ समिट। और रियो समिट का, अर्थ समिट का कुछ आउटकम था। एजेंडा 21 भी यहीं से आया, फॉरेस्ट के प्रिंसिपल भी यहीं से आए, क्लाइमेट चेंज का फ्रेमवर्क भी यहीं से आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी यहीं से आई। दिस द आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी यहीं से आया। यानी अगर इस ऑप्शन को मैं ऐसे भी बना सकता था, इसमें तो सिर्फ एक ही लिखा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैं चाहता तो इसको ऑल ऑफ द अबव लिख के ना डी करके कैसे बनाता, उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी लिखता, फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी लिखता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी लिखता और लास्ट में लिखता ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखा था। तो अगर अर्थ ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होगा ना, तो आप देख लेना, दीज आर द आउटकम ऑफ दिस अर्थ समिट। ये डॉक्यूमेंट्स थे इसके आउटकम, ठीक है? आंसर 22 को है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 2 दिन हाँ बाद ही बिल्कुल, है। बिल्कुल, And ठीक sir, है। second question में Montreal Protocol आंसर है। हाँ बच्चे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आंसर है। सर, वियना कन्वेंशन में भी तो ओजोन की बात हुई थी। नहीं, वो बाद में, मेन जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओके सर। अब इसके बाद ना आप एक और करोगे, मैं आपको एक और भेज रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी भेज रखा है, मैं उस पर मार्क कर रहा हूँ ग्रुप में। 6 पेज की पीडीएफ है। मैंने फिर से रिपीट भी कर दिया है, फटाफट करो, 10 मिनट का टाइम है। सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 15 क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं अभी फटाफट। एक क्लास और लगेगी, इसके बाद मेरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा आपका। याद करने वाला पोर्शन है, आपने याद करना है। फिर मैंने दे ही दिया आपको सारा कंटेंट। 10 मिनट लो, अभी करो सारे क्वेश्चन।
बच्चों हुआ क्या टेस्ट? यस सर। देखो, व्हाट डज मींस एजेंडा 21 क्या क्या है इसका? सर थर्ड थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यस। ब्लूप्रिंट था। यस राइट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ? ऑप्शन थर्ड 1974। 1974। रियो समिट इज आल्सो नोन एज, जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ऑप्शन सर सेकंड अर्थ अर्थ समिट समिट। अर्थ समिट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब तक अचीव करने हैं? सर 30 ऑप्शन टू तक 2030। यस 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सर क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल। अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? 22 सर अप्रैल। अप्रैल 22 अप्रैल 22। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया? नंबर 3। अनट्रीटेड सीवेज सर यस अनट्रीटेड सीवेज। ठीक है, इतनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है जितने अनट्रीटेड सीवेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट अ नेचुरल हैजार्ड? सर केमिकल केमिकल कंटामिनेशन। कंटेमिनेशन यस केमिकल कंटेमिनेशन। हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? ये तो कर दिया होगा। सर ऑल ऑल ऑफ द यस। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लैनेट्स लैंड इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट? 30। सर आई थिंक 30 25%। ठीक है, एजर्शन 25 रीजंस वाले करो। सर इसका नाम सर किए थे ये दर्शन पर वाला। 11 का क्या करा बताओ? देखो पढ़ते हैं, सर 11 बहुत क्वेश्चन हैं। करेक्ट हाँ बोथ तो करेक्ट हैं, लेकिन सर उसका रीजन नहीं है बट ये यस राइट आंसर। इसका ये रीजन सही नहीं है। बहुत बढ़िया ऋतिक, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए क्रिटिकल है। यस। दूसरा, क्योंकि आसान नहीं है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना। एनवायरमेंट साउंड पॉलिसी डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी ठीक है। अगर एनवायरमेंट साउंड पॉलिसीज होंगी तो वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन पहले से कोई लिंक नहीं है ना इसका, तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन सही नहीं है। एजर्शन का रीजन सही नहीं है। अगली एजर्शन देखो, इन अर्बन एरियाज स्मोक एपिसोड अकर्स फ्रिक्वेंटली इन विंटर, इसका क्या करा 12 का? सर इसका सर एक किया मैंने ऑप्शन तो 2। ऑप्शन टू बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, इन अर्बन एरियाज स्मोक एपिसोड अकर फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा स्मोक आ जाता है। फिर है इन विंटर अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय द पीपल फॉर हीटिंग पर्पस। यस, काफी सारा हीटिंग पर्पस से बायोमास जलाया जाता है और अपने आप को गर्म रखने के लिए, लेकिन उसको जलाने की वजह से थोड़ी स्मोक आता है। अगर ऐसे स्मोक आता तो सबसे ज्यादा तो विलेजेस एरिया में आता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो विलेजेस एरिया के अंदर जलाया जाता है इन सब चीजों को, बायोमास को। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैस इज नॉट प्रोड्यूस बोथ नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी? सीएफसी सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां से, कौन सा है इसका मेजर सोर्स? सर सनलाइट आई थिंक नहीं इसका ना सर मेजर ये सोर्स है। हाँ बोलो। अप्लायंसेस जो है अप्लायंसेस, राइट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन डी आएगा सर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय द स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कब? सर 92 1992। ठीक है, तो तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस इसमें टेक्निकल थे, बाकी आसान से क्वेश्चंस थे। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको सारे करा दिए होंगे, सारी पीडीएफ के। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ और कोई तो नहीं बचा इसमें। अर्थक्वेक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको कवर पहले करा दिए थे। ठीक है, एक और रह गया टेस्ट ना, लेकिन उसको कराने से पहले मुझे आपको एक टॉपिक कराना है। एक क्लास का मैटर और रह गया, इसके बाद मेरा ज्योग्राफी एंड हो जाएगा। जितना भी कंटेंट मैंने आप दिया हुआ है इसकी प्रैक्टिस करते रहना, लर्न करते रहना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।